हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीट के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा, हम लोग जो है क्या पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वाटर हाइजिन के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक क्यों इसे कहा जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग चालू करते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, इस समय हम बात करेंगे टेरर ऑफ बंगाल, जिसे हम कहते हैं वाटर हाइजीन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप 100% एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं और एनसीईआरटी को पूरा याद करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बेटा, एनसीईआरटी तैयार रहेगी तभी नीट में सिलेक्शन होगा, ये बात 100% कन्फर्म है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, आप ये जान लीजिए। चाहे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए और ऑब्जेक्टिव खूब करिए, क्योंकि आप कितना भी याद करके बैठेंगे, अगर आपको क्या है सही ऑप्शन सिलेक्ट करने में सुविधा नहीं मिलेगी, सावधानी आप नहीं बरतेंगे, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तभी होगा जब 100% एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो बच्चों, चलिए चालू करते हैं। हम लोग क्या है बेटा, टेरर ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का आतंक। तो नाम ही यही हमारे पास है, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बंगाल का आतंक। किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है आतंक। तो बेटा, बंगाल का आतंक क्या होता है, याद रखिएगा, वाटर हाइजिन होता है। वाटर हाइजिन, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, पनसुखवा, जलकुंभी कहते हैं। तो इसे क्यों कहते हैं वाटर ऑफ टेरर ऑफ बंगाल, क्यों, क्योंकि यह क्या होता है बेटा, जल से ऑक्सीजन को क्या है खींच लेता है, ड्रेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम क्या है वाटर। तो पहले हम देखेंगे होता कहाँ पे है बेटा, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब बेटा रुके हुए जल में, रुके जल का मतलब स्थिर जल में, बहते हुए जल में ये नहीं होगा। जैसे कहाँ पे होगा, ये तालाब में होगा, गढ़ी गड्ढा में होगा, झीलों में होगा ना, या नदियों के किनारे जो पानी क्या होता है घेरा रहता है, कहाँ बालू से टापू वगैरह में, तो वहां पे ये होगा। तो स्टेगनेंट ऑफ वाटर रुके जल में होता है। तो बेटा, अगर अब हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये क्या करता है, इट क्या है, इट्स क्या है, ड्रेन ऑफ ऑक्सीजन, ड्रेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। क्या महाराज, ड्रेन मतलब क्या होता है, निकाल लेना। तो क्या है, यह जल से, देखो हिंदी में भी लिख देने बच्चों, यह जल से ऑक्सीजन सोख लेता है या खींच लेता है। क्यों, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, अपनी वृद्धि विकास के लिए ना, मेटाबॉलिज्म करने के लिए इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, ये ऑक्सीजन कहाँ पे, एटमॉस्फेयर से बच्चों नहीं लेता। जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है महाराज, उसी को ये बाहर खींच लेता है, निकाल लेता है। अब जल में जितनी ऑक्सीजन घुली थी, वो ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई या धीरे धीरे खत्म हो गई। तो वहां पे रहने वाले जो हमारे पास जलीय जीव थे बच्चे, वो मर गए, जैसे मछलियां वगैरह। तो बंगाल का मुख्य भोजन क्या है, मछली वगैरह ही है, मछली और चावल। अब वहां पे ऑक्सीजन ही क्या है खत्म हो जाती, तो मछलियां मर जाती। जैसे हम लोगों के यहाँ धान गेहूं गन्ना ज्यादा होता है, तो धान गेहूं का ही हम लोग फसल खुद भी खाते हैं ना, और उसको बेचते भी हैं। तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या है, वही हमारा व्यापार है, यह वही हमारा भोजन है। अब बंगाल में भी बेटा क्या है, उनका मेन काम क्या है, मछली पालन करना, क्योंकि उनका मछली खाना भी काम है, मछली का व्यापार करना भी काम है। अब ऑक्सीजन ही वहां पे कम हो जाए इस पनसुखवा की वजह से, तो क्या होगा बेटा,
बताइए, मछलियां मर जाएंगी। और बंगाल में ये बेटा क्या फैल गया था? अकाल, क्योंकि मेन चीज ही खत्म हो गई, इसलिए इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो क्या होगा? इट्स क्या है? या इट क्या है? ड्रेन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम क्या है? वाटर। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, यही क्या होता है? रीजन ऑफ क्या है? डेथ ऑफ एक्वाटिक फिशेस, या कहेंगे लीड्स टू डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में बोला हम लोग क्या बन, जैसे बेटा हम लोग केकड़ा खाते हैं, मछली खाते हैं ना, लाइक फिशेज। क्या होगा महाराज? लाइक फिशेज, मतलब ये क्या करता है तब? लीड्स क्या है? डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। इसके कारण क्या होता है? जलीय जीव मृत हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं बची। अब मछली बिना ऑक्सीजन के कैसे रहेगी? क्योंकि जल में रहने वाले जीव बेटा कैसे जीवित रहते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से वो वायुमंडलीय क्या है? ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं। तो भैया ये टेरर ऑफ बंगाल हुआ क्योंकि वहां सूख गया। तो बेटा अब ये बताइए, बात आई कि जब इतना खतरनाक है तो इसको लाया क्यों गया? तो वही हाल है, देखन में क्या हुआ बेटा? चोटन लगे, घाव करे गंभीर। जैसे कहते हैं ढोल क्या होती है? दूर से बजे तो ज्यादा अच्छी लगती है ना, दूर से जब ढोल बजती है तो ज्यादा। और दूर से जब देखने पे ये हमको बहुत अच्छी लगी थी, तो सिर्फ रंग देख के, सिर्फ उसकी क्या है सुगंध देख करके, उसकी बनावट देख करके किसी भी चीज को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं और इसका फूल जो नीले और सफेद कलर का खिलता है ना, हल्का बैगनी कलर का, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो लोग इसको लेकर के आए इंडिया में और क्या है, किसी गड्ढे में डाल दिए और फैल करके बेटा क्या है, पूरे जलाशय में बहुत तेजी से फैलता है, कायिक वर्धन करता है। आप जानते हैं ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। और आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है? सिंपल होता है, फास्ट होता है। सिंपल मतलब साधारण और फास्ट मतलब तेज गति से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें युग्मक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती है। शरीर के ही किसी भाग से एकल जनक के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये काहे इंडिया में लाया गया? आप जान गए क्या है बेटा? बताइए। ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द क्या है? शेप ऑफ लीफ। इसका क्या होता है? फ्लावर बहुत अच्छा होता है, ब्यूटीफुल ना फ्लावर एंड क्या है? शेप ऑफ लीफ। शेप ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना, पत्ती की जो इसकी आकृति होती है बेटा, वो भी बहुत अच्छा होता है। और जानते हैं कि हमारे पास क्या है, ये फ्लावर भी इसका ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल में एक ही अल रहता है कि दो? चलिए, तो ये हमारे पास बेटा देख लीजिएगा कि ब्यूटीफुल में शायद एक ही अल रहता है। फ्लावर एंड क्या है? शेप ऑफ लीफ के कारण ये इंडिया में लाया गया। और जहां पे हुआ रखा इसको, ये बहुत ही जल्दी पूरे जलाशय को घेर लेता है। और वहां में क्या है, जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसको खींच लेता है बच्चों। और ऑक्सीजन खींच लिया तो जो जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलता है ना, तो वो मर जाते हैं। यही काम हुआ था बंगाल में, तो इसीलिए कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। किसे कहते हैं? वाटर हाइजिन को कहा जाता है, ये याद रखिएगा बेटा। कहाँ पे होता है? स्टेगनेंट वाटर में होता है, रुके हुए जल में, स्थिर जल में रहता है। ये करता क्या है? यह जल से ऑक्सीजन को सोख लेता है ना, ले जाता है, जिससे क्या होगा? जलीय जीव मर जाएंगे। लीड्स टू डेथ ऑफ एक्वाटिक फिशेस, जिससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन कम मिलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा बेटा, तब इसको इंडिया में लाया क्या गया? जैसे फिश वगैरह मर जाते हैं, इंडिया में लाया क्यों गया? इसका ब्यूटीफुल क्या होता है? फ्लावर होता है। और क्या है? शेप ऑफ लीफ ना, पत्ती की संरचना भी बहुत अधिक होती है। तब इसे हम क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे मोस्ट इन्वेसिव वीड्स ऑफ क्या है? इंडिया। मतलब बहुत ही तीव्रता से फैलने वाला वीड है ये ना। तो बेटा हम लोग जान गए कि मोस्ट इन्वेसिव भी इसे कहा जाता है वीड। तो यहां लिख दे रहे हैं, ये क्या है? मोस्ट इन्वेसिव वीड, बहुत तीव्रता से फैलने वाला है ये वीड। मतलब
एक खरपतवार है। अच्छा, ये बेटा क्या करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा महाराज, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं वेजिटेटिव। क्या है, वेजिटेटिव। अब जब वेजिटेटिव हुआ तो आप जानते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या था। एनसीईआरटी बेटा अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बार बार पढ़िए तब आपको लगेगा यही सब क्वेश्चन है ना। तो बेटा क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है बेटा, ऑफसेट। आप जानते हैं क्या है, ऑफसेट के द्वारा। पिछली वीडियो में देख लीजिए जिन्होंने ना देखा हो। तो ये कायिक वर्धन के द्वारा बेटा क्या होता है, पूरे जलाशयों में फैल जाता। स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि बायोलॉजी में ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ एनसीईआरटी में दिया गया है वही आप पढ़िए। जो ना समझ में आए हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको बताएं बेटा। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करिए। अब हम लोग जो है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है कुछ जो है स्पेशल पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के जो आपको निश्चित ही याद होने चाहिए। मतलब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू करें तो उससे पहले आप ये चीज़ें क्या है समझते रहिए। तो एनसीईआरटी की 100% क्या है, लाइन है। आइए देखिए, तो हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सामान्य पौधों की तरह हर वर्ष क्या करते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का ही है। जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, तो वो हर साल क्या करते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करते हैं। जैसे आइए देखिए, एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये बम्बू स्पीसीज है। बम्बू स्पीसीज का मतलब बांस। क्या है, बांस। तो बांस क्या करता है, फ्लावर्स क्या है, ओनली वंस। फ्लावर्स ओनली वंस इन दियर क्या है, लाइफ। अपने जीवन काल में बेटा बांस एक ही बार क्या करता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। वो भी 50 साल से कितने, 100 साल के बीच में। तब और क्या करता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है। तो याद रखिएगा, तो वंस इन दियर क्या है, लाइफ। जनरली सामान्यतः क्या है, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के बीच में फ्लावर क्या है, एक बार ही बांस देता है, फ्रूटिंग करता है। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाता है और क्या हो जाता है बेटा, डाई हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए बांस उसको हम लोग बीज से नहीं लगाते हैं, क्योंकि 100 साल 50 साल कौन इंतजार करेगा। तो वेजिटेटिव क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, कायिक वर्धन, उसके खूंथे को लगाते हैं, जहाँ से छोटा सा कली निकला रहेगा बांस में नीचे ना, उसमें एक एडवांटेजियस रूट निकले रहेंगे, वही हम जा करके लगाते हैं और बांस हमारा लग जाता है। सीड लगाने में बांस बहुत देर में उगता है और इसका सीड भी 50 आना। एंड क्या है बेटा, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्या है, फ्रूट्स एंड क्या है, डाई। तो बहुत बड़ी संख्या में ये क्या करता है, फल बनाता है, बीज बेटा बनाता है और फिर ये डाई हो जाता है, मर जाता है। एक दूसरा हमारे पास बहुत ही अद्भुत पौधा है जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। याद रखिएगा बेटा, इसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम नीला कुरंजनी या नीला कुरंजी भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को क्या कहा जाता है, नीला कुरंजनी। ये एक ऐसा पौधा है बेटा जो सिर्फ 12 साल में एक ही बार क्या है, फ्लावर करता देता है। मतलब एक ही बार जो है इसमें पुष्प लगते हैं, प्रत्येक 12 साल के अंतराल में। तो बेटा क्या होता है, कौन सा, नीला कुरंजनी फ्लावर्स वंस इन क्या है, 12 ईयर। देखो 12 साल में केवल एक बार। और किस महीने में बेटा, सितंबर से लेकर के अक्टूबर महीने के बीच में, 12 साल में एक बार। तो एनसीईआरटी में अभी पुराना अपडेट है 2006 में। 2006 के बाद कब उगा था, 2018 में। अब जब उगेगा तो फिर क्या है बेटा, क्या है, 12 साल बाद। 18 2 कितना होगा, 20 और 20 10 क्या है, 30। मतलब 2030 में 12 साल में एक बार। और जब ये उगता है, पहाड़ियों में पाया जाता है। जो वैली ऑफ हमारे पास फ्लावर होती है, फूलों की घाटी होती है, पहाड़ों के बीच में जो स्थान होते हैं, तो ये पूरे सड़क के किनारे किनारे क्या है ना, पूरी घाटी में क्या है, ये उगता है, फ्लावर देता है 12 साल में।
तो इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और टूरिस्ट जब आते हैं तो हमारा आर्थिक क्या होता है बेटा, विकास होता है। तो आइए ये भी देखिए कि नीला कुरिंजनी पाया कहाँ जाता है, फाउंड इन हिली एरियाज, कहाँ पे बेटा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इन कहाँ पे, केरला, कहाँ पे, केरला, और क्या बेटा, कर्नाटका, एंड क्या है, तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो इसको शॉर्ट में आप याद रख लीजिएगा KKT। क्या बच्चा, KKT। के फार क्या है, केरला, के फार कर्नाटका, और टी फार तमिलनाडु। तो ये पूछा गया है कि बेटा नीला कुरिंजनी कहाँ पाया जाता है, हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में पाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इससे हमारे पास फायदा क्या है, इसमें ब्लू स्टेचेस पाए जाते हैं बेटा, नीली नीली धारियां पाई जाती हैं ऑफ फ्लावर। क्या है बेटा, ब्लू स्टेचेस ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है लार्ज नंबर ऑफ क्या है, टूरिस्ट ना, टूरिस्टों को बड़ी संख्या में ये आकर्षित करता है, मतलब ज्यादा टूरिस्टों को आकर्षित करता है, क्योंकि स्पेशल क्या है, 12 साल में एक बार उगता है, और उगता है तो बेटा इसका फ्लावर भी बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें क्या है, नीले रंग की धारियां पाई जाती हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वाटर हाइजिंथ में भी फ्लावर कैसे हल्का नीला और सफेद होता है, उसकी पत्तियां कितनी अच्छी बनी रहती हैं, जैसे जेल की टाइप भरी भरी। तो ऐसे भी इसमें भी आकर्षण होता है, और वही देखने के लिए बेटा क्या है, हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो ये बात हो रही थी अभी किसकी, पौधों की। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बेटा कि कुछ हमारे पास बर्ड्स हैं ना, जो बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, नेचर में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, खुले वातावरण में, जैसे नेचुरल, उनको किसी भी प्रकार की दवाइयाँ न ही दी जाती हैं, मतलब जो पोल्ट्री फार्म में नहीं रहती हैं, वो क्या होती हैं बेटा, सिर्फ अपने सीजन में ही क्या है, अंडे देती हैं। लेकिन जो कैप्टिव कंडीशन में रहती हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह में रहती हैं, वो बेटा पूरे साल तक अंडे देती रहती हैं, और वो तब तक अंडे देती रहती हैं, जानते हैं, जब तक उनमें दवाइयों का इस्तेमाल होता रहता है। तो एक बार अगर वो अंडे देना चालू करेगी तो जब तक अंडे देती रहती है, उससे क्या लोग अंडा लेते हैं पोल्ट्री फार्म वाले, और जैसे वो अंडा देना बंद की, उसको फिर क्या है बेटा, काटने के लिए, बेच के, मतलब चिकन बनाने के लिए उसको दे दिया। तो जितने भी मुर्गे और मुर्गियां आती हैं, लोग मुर्गा कहते हैं, मुर्गा होते नहीं है, स्पेशली मुर्गियां होती हैं, मुर्गों को पहले ही मार दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक मुर्गी रहेगी वो क्या देगी, अंडे देगी ना, और जब वो अंडे देने लायक नहीं रहेगी तो उसको क्या करके बेच देंगे, चिकन बना के उसको क्या है, खा लिया जाएगा। जो आप लोग लेग पीस, ये पीस, तमाम पीस खाते हैं, उसमें बेटा कौनों मुर्गा नहीं रहते, मुश्किल से 4-5 मुर्गों को केवल रखा जाता है ताकि रिप्रोडक्शन करवाया जा सके। बात समझ में आई। तो अब वो क्या हो गई, एक अंडे देने लायक नहीं रह गई, मतलब वो बांझ हो गई, तब उसको बेच दिया जाता है ना, और इसको लोग क्या है, मार के खाते हैं, चिकन बनता है उसका तब। तो बेटा याद रखिएगा, बर्ड्स लिविंग इन नेचर, नेचर मतलब अपने प्राकृतिक क्या है, वातावरण में अगर वो रहती है, एक्स क्या है न, एक्स तो क्या है, क्या है, बर्ड्स है लिविंग इन नेचर, तो ले मतलब क्या है बेटा, अंडे देना, ले क्या है, एक्स अंडे देती हैं, वनली क्या है, सीजनली, वनली क्या है, सीजनली, केवल सीजन में ही अंडे देती है, एंड और क्या है बेटा, जो बर्ड से क्या है, इन कैपिटेटिव, कैपिटेटिव का मतलब पोल्ट्री फार्म वगैरह में जो रहती है, वो क्या करती है, ले एक्स थ्रू आउट क्या है, ईयर्स, पूरे साल क्या है, अंडे देती। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो चिड़िया कहाँ पे रहती है, प्राकृतिक वातावरण में रहती है, वो क्या है, सिर्फ सीजन में अंडे देती। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मुर्गी वगैरह घर में रहती हैं, वो क्या है बेटा, अंडे देती हैं 15-20 दिन, उसके बाद फिर क्या है बेटा, 4-5 दिन अंडे नहीं देगी, या 10 दिन नहीं देगी, फिर एक सीजन, जैसे जानते हैं 1 महीने में 15 दिन अंडे दिए, 15 दिन फिर ना दे, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगी, फिर अंडे वो देगी। लेकिन जो बेटा पोल्ट्री फार्म में होती हैं, उनसे रोज अंडों का उत्पादन किया जाता है, इंजेक्शन वगैरह दे करके, हार्मोन्स वगैरह दे करके ना, और ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडे प्राप्त किया जा सके। और जब वो अंडे देना बंद कर देती है, अब चाहे जितना इंजेक्शन लगाओ, एक समय ऐसा आता है कि अंडे देना बंद कर देती है, तब उनको है क्या बेटा बेच दिया जाता है, जो अभी मुर्गे कट के लोग खाते हैं वो वाला होता है। तो बेटा हम लोगों ने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या है नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों,
अब हम लोग जो है थोड़े से और जो है टर्म्स देखेंगे जो कि थ्योरी वाले बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो हमने उसको जो है देखिए फिर से यहाँ पे लिख रखा है कि ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके और समय कम से कम लगे, ताकि लिखने में ये सब जो है टाइम कम लगे। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या होता है ओस्टस साइकिल। बेटा ओस्टस साइकिल क्या होता है आप जानते हैं, आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी आपने सुना होगा, जो हमारे पास पीरियोडिक चेंज होता है ओवरी में और क्या है एसेसरी डक्ट्स में, मैमल्स में, तो हम लोग उसे क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो कुछ में बेटा क्या होता है, इसका नाम है ओस्टस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे जानते हैं वैसे ही ओस्टस साइकिल भी होता है। तो बेटा ओस्टस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेटा, इसमें प्राइमेट्स में होता है। तो आप जानते हैं कि नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, मंकी, ह्यूमन और एप को छोड़ करके सब बेटा नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। तो उनमें जो बेटा पीरियोडिक चेंज होता है, मतलब आप जानते हैं साइकिल चलती है किसमें, ओवरी में, और क्या है एसेसरी क्या है डक्ट्स में, जो सहायक नलिकाएं हैं उनमें। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन फीमेल्स में 28 दिन के बाद क्या है पीरियड होता है, लेकिन ये क्या है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट 28वें दिन ही हो जाएगा, 30वें दिन या 25वें दिन, ये बेटा साइकिल पूरा चलता रहता है 28वें दिन तक। एक दिन से क्या है शुरुआत से जिस दिन पीरियड हुआ उस दिन से लेकर के 28 दिन तक, फिर तब आगे अगला चक्र आता है। तो किसमें परिवर्तन होता है, ओवरी में होता है, और जो सहायक हमारे पास नलिकाएं हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब में, जैसे क्या है बेटा यूटेरस में, ये सब चेंज आते हैं। तो जो चेंज आता है बेटा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, किसमें प्राइमेट्स में। और जो अब ये चेंज क्या है प्राइमेट्स के अलावा, जैसे किसमें आए, गाय में आए, भैंस में आए, कुत्ता में आए, बिल्ली में आए, बेटा सब में होता है, तभी जनन होता है, नहीं तो ना होता। चूहे में आए तो शेर में आए, हिरन में आए, ये सब में बेटा जब ये साइक्लिक चेंज होता है किसमें, ओवरी में, और क्या है एसेसरी डक्ट्स सहायक नलिकाओं में, तब उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह ओस्टस साइकिल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ओस्टस साइकिल इन क्या है नॉन प्राइमेट्स। देखिए लिखा है ना इन नॉन प्राइमेट्स, क्या बेटा, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक। अब देखिए कौन है नॉन प्राइमेट्स, मैमल्स लाइक, तो कहेंगे नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में लाइक क्या कौन कौन से डेटा बेटा, जैसे काऊ है, शिप है, भेड़ हमारे पास, रैट है हमारे पास, डियर है बेटा, हिरण है, डॉग है, बताए ना, कुत्ता बिल्ली ना, शेर टाइगर हिरन, ये सब जो है बेटा इन्हें हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं, ये ऑर्डर प्राइमेटा में नहीं आते हैं। तो इनमें क्या होता है एटसेट्रा में साइक्लिक चेंजेस अकर्स होता है इन कहाँ पे, ओवरी एंड क्या है बेटा एसेसरी डक्ट्स। सिर्फ ओवरी में ही नहीं, सहायक नलिकाओं में भी। ओवरी की सहायक नलिका क्या है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, इन सब में भी बेटा परिवर्तन आता है ड्यूरिंग क्या है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब उनके क्या है जनन काल में, मतलब जब वो जनन करने के क्या होते हैं सक्षम हो जाते हैं, तब ये चेंज आना शुरू होता है, तब ये साइक्लिक चलता है, तब पीरियड्स होते हैं। तो बेटा इसमें ही हम लोग देखे कि नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से हैं बेटा, जो प्राइमेटा में नहीं आते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ना, हमारे पास घोड़ा हाथी, ये सब जो कुछ हैं सब नॉन प्राइमेट्स हैं। इसमें भी साइक्लिक चेंज आता है किसमें, ओवरी में, और क्या एसेसरी डक्ट्स में, तो उसे ओस्टस साइकिल कहा जाता है। कॉल्ड क्या है, ओस्टस साइकिल, याद रखिएगा, नॉन प्राइमेटम तो चलता है। अब बेटा यही काम अगर क्या हो बेटा प्राइमेट्स में हो तो इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, यही काम जब बेटा क्या होता है इन प्राइमेट्स, मिला ना, प्राइमेट्स हमारे पास मतलब जो ऑर्डर प्राइमेटा में है कौन कौन आते हैं, केवल मंकी आता है, एप आता है और ह्यूमन। एप का मतलब जैसे वन मानुस, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब क्या है एप होते हैं ना, एप्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, मंकी हो गया, और ये ह्यूमन। इनमें क्या होता है, इट इज कॉल्ड क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी क्या है होता है बेटा। तो मतलब जब साइक्लिक चेंज हो किसमें, मैमल्स में, मैमल्स में किसमें, प्राइमेट्स में, तो कहाँ साइक्लिक चेंज हो, ओवरी में और एसेसरी डक्ट्स में, तब इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जनन करने के लिए। तो बेटा हम इसको देख चुके। दो टर्म हमारे पास और बचते हैं, एक है बेटा सीजनल ब्रीडर्स।
अभी हमने बात की थी सीजनल ब्रीडर्स, जैसे इसमें से ज्यादातर चीजें, जैसे डॉग देखिए सिर्फ अपने सीजन में बच्चे जन्म देता है। गाय अगर अब हमारे पास, क्योंकि हम उसको पालतू बना लिए हैं तो इसलिए बेटा वो किसी भी सीजन में जन्म दे देती है, लेकिन गाय भैंस भी आप जानते हैं जैसे बरसात वरसात के सीजन में ज्यादा बच्चे देती है, ज्यादा उसमें क्या होता है जनन होता है। गर्मियों में कम जो है देखे होंगे गाय भैंस बच्चा दी है ना। तो क्यों? क्योंकि हम उसको पालतू बना लिए हैं। जिस चीज को हम बेटा पालतू नहीं बनाते हैं, स्पेशली क्या है नॉन प्राइमेट्स में, जैसे अब कहीं हिरन है, डॉग हमारे पास है, टाइगर हमारे पास है, तो ये सब स्पेशली क्या होते हैं, एक विशेष मौसम में ही, विशेष सीजन में ही बच्चों को जन्म देते हैं। तो इनको कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता। अभी आप बात किए थे अभी इसी में हम लोग कि जो क्या होता है, बर्ड्स कहाँ पे रहती है? फ्री नेचर में रहती है, अपने क्या है नेचुरल हैबिटेट में रहती है, प्राकृतिक वास स्थान पे रहती है। वो सिर्फ सीजन में अंडे देती है, लेकिन जो कैपेटेटिव कंडीशन में रहती है, पोलिटिव फॉर्म में रहती है, वो अपने क्या है रिप्रोडक्टिव फेज में, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज तक क्या है अंडे देती रहती है। तो बेटा सीजनल ब्रीडर से क्या होंगे, आइए देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ सजीव ऐसे हैं रिप्रोडक्टिवली हमारे पास क्या होता है, या सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब जनन कर सकते हैं, केवल रिप्रोड्यूस क्या है उत्पन्न कर सकते हैं, वनली इन क्या है स्पेसिफिक सीजन, कुछ विशेष क्या है मौसम में ही जनन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो जो एकदम बेटा जो सजीव, जो मैमल्स, जो पक्षी केवल विशेष मौसम में क्या है बच्चों को जन्म देते हैं या जनन करते हैं, उन्हें हम लोग सीजनल ब्रीडर से कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कुत्ते को ही देख लीजिए, कुत्ता है अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक में ठंडी में क्या है बच्चों को जन्म देता है, उससे पहले नहीं देता है। बहुत अभी मुर्गी वाला है हम देखे, सीजन वाली बर्ड्स जो हैं, बहुत सारे बकुला उकुला जो हैं ना, कौवा वगैरह क्या ठंडी बरसात के मौसम में ज्यादा देते हैं, उससे पहले नहीं देते। तो बेटा उन्हें हम सीजनल कहते हैं। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में जैसे हम ही लोग क्या हो गए ह्यूमन, एक बार अगर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गए, रिप्रोडक्टिव फेज हमारा आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जनन प्रावस्था, जनन करने लायक हो गए, ठीक, संतान उत्पन्न करने लायक हो गए, तो बेटा जब तक हमारा रिप्रोडक्टिव फेज चलता रहता है, किसी भी मौसम में हम लोग क्या है संतान उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो ठंडी गर्मी बरसात, तभी तो इतनी जनसंख्या है ना। अगर केवल हम लोगों में भी ऐसी होता कि विशेष सीजन में क्या है जन्म दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, एक विशेष उम्र में दे पाएंगे तभी, नहीं तो नहीं दे, तो जनसंख्या बहुत कम होती। भगवान को ऐसा करना चाहिए था कि एक विशेष मौसम में ही, उसी मौसम में केवल जनन करते और बाकी फिर क्या, बाकी 8 महीना 9 महीना आराम से टहलते घूमते रहते, कोई भी अट्रैक्शन हार्मोन ही उस समय एक्टिवेट ना होते, देख के अट्रैक्शन ही ना होता, तो क्या होता बेटा जनन ही ना होता। हम लोग एक बार एक्टिव हो गए तो पूरे क्या है जीवन पर्यंत जब तक क्या है रिप्रोडक्टिव फेज चलेगी, किसी भी मौसम में बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो उनको कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो देखिए लिखा है सम मैमल्स और क्या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, जनन रूप से सक्रिय होते हैं, कहा थ्रू आउट दियर क्या है रिप्रोडक्टिव फेज, अपने बेटा क्या है जनन प्रावस्था के पूरे समय तक, अपने पूरे जनन प्रावस्था में वो रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे लोगों को एंड उनको कहा जाता है कॉल्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। हम लोग जानते हैं जब हम छोटे रहते हैं, जब तक हम लोगों के हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं होते हैं, स्पर्म नहीं बनने लगता है, फीमेल्स में क्या पीरियड्स नहीं आने लगते हैं, तब उससे पहले के समय को बेटा हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था कहा जाता है। पौधों में इसी को क्या कहा जाता है बेटा, जब तक उसमें फ्लावरिंग ना होने लगे तब तक उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके पहले के समय को कहा जाता है वेजिटेटिव फेज, कायिक प्रवस्था। इस प्रवस्था में हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के आकार को, वृद्धि को ना बड़ा करते हैं। पौधे क्या है अपने आकार को बड़ा करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं ना, ब्रांचेस बनाते हैं तमाम चीज, और जब फ्लावरिंग उसमें होने लगा तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, कि अब इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। हम हो चाहे कोई जंतु हो चाहे कोई पौधा हो, सब में बेटा क्या है रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होता है। किसी में बहुत जल्दी आता है, किसी में बहुत में आता है, किसी में जल्दी आता है जल्दी खत्म होता है। हम लोगों में जैसे एक बार आ गया तो जीवन पर्यंत रहता है। स्पेशली क्या है मेल्स में, फीमेल्स में मान लीजिए अप टू 50 ईयर्स तक, क्योंकि उसके बाद पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। तो इसको हम लोग तीसरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी,
आपको ज़्यादा स्लो लगता है कि ज़्यादा फास्ट लगता है, आपको समझने में कहाँ दिक्कत होती है, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो इसका मतलब है कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। पहली बार बेटा जैसे किसी से मिलते हैं तो दिक्कत होती है, उलझन होती है, झंझट होती है, धीरे-धीरे क्या है मुलाकात बढ़ने पर बात बनती जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि धीरे-धीरे एनसीईआरटी पढ़ना चालू करिए, तब हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएँगी, तब ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा जो है आप थक्का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी-बड़ी कोचिंगों के बड़े-बड़े नोट्स बेटा आपके विचार में आता होगा कि सर अगर सब कुछ एनसीईआरटी ही है तो लोग इतनी दूर क्या है बड़ी-बड़ी कोचिंगों पढ़ने क्यों जाते हैं? बेटा ट्रेंड है कि जहाँ पे 5000 लड़के हैं वहाँ पे 50 तो सेलेक्ट होना ही होना है। लेकिन 100% आती एनसीईआरटी है, वहाँ भी पढ़ते ही एनसीईआरटी ही हैं। जो कुछ 4-5% क्लास 11th-12th से नहीं आता है वो 9th और 10th की क्या है साइंस की बुक से आ जाता है। तो आपको सेलेक्ट होना है, डॉक्टर बनना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टर्म्स आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बेटा ये देखिए हमारे पास कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जिनको ना दिख रहा होगा, अब ये क्या है बकायदे दिखेगा।